हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के न्यू चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बेसिकली क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक ऐसा इक्वेशंस है जिसमें सम अननोन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को वो एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो बेसिकली इट्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम अननोन एंगल, ठीक है ना। साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ रहेगा इन्वॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम अननोन एंगल। हम लोग को सॉल्व करके वो अननोन एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उस अननोन एंगल को कैलकुलेट करेंगे तब जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना, जो x का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, जो x का वैल्यू आ रहा है उसी को हम लोग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली दो तरीके का सोल्यूशन पॉसिबल है। एक होता है जनरल सोल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना। उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से जब हम लोग सॉल्व करके जब उस अननोन एंगल को फाइंड आउट करेंगे जिसको हम लोग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, तब दो तरीके का सोल्यूशन पॉसिबल होगा। एक होगा जनरल सोल्यूशन और एक होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है ना। किसी किसी बुक में देखेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल सोल्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है ऐसा एंगल जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, ठीक है ना। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है जो एंगल 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा वो बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। ऐसा किसी किसी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर sin x tan x और cosec x का फंक्शन अगर है, ठीक है ना, अगर sin x tan x और cosec x का फंक्शन अगर है तब प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करे, ठीक है ना। हालांकि किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब वो सारा x का वैल्यू जो 0 से 2 पाई यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कंसीडर किया गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, sin x tan x और cosec x के केस में जो सोल्यूशन जो x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा, दैट मींस -90 से +90 के बीच में लाई करेगा, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। जबकि cos x cot x और sec x के केस में जो सोल्यूशन 0 से पाई के बीच में लाई करेगा वो बेसिकली मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। 0 से पाई भी बोल सकते हैं, फिर 0 to 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। हम रेडियन में लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डिग्री में अगर देखेंगे तो किसी किसी बुक के अकॉर्डिंग 0 to 360 के बीच में जो भी एंगल लाई करेगा वो सब प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में साइन टैन और कोसेक के केस में जो सोल्यूशन -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करेगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। और cos x cot x और sec x के केस में जो सोल्यूशन 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा वो बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। एमएल अग्रवाल जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग बेसिकली इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एमएल अग्रवाल में प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब बोला है जो सोल्यूशन 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करे, दैट मींस जो एंगल 0 से 2 पाई रेडियन के बीच में लाई करे। तो जो स्टूडेंट्स एमएल अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं वो लोग बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिकली कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई जेईई मेन का कोई बुक या कोई भी फॉलो कर रहे हैं वो लोग इसको बेसिकली कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे जनरल सोल्यूशन पर। जनरल सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जैसे से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे से सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं sin x = 0, ठीक है ना। हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं sin x = 0 का। जब हम लोग sin x = 0 लेंगे तब सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो दिमाग में जो क्लिक करेगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन वो है x = 0, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिमाग में जो क्लिक करेगा सोल्यूशन वो बेसिकली x = 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या सिर्फ x = 0 ही इसका सोल्यूशन है? नहीं, ठीक है ना। हम लोग को पता है बेसिकली सिर्फ sin x 0 पे 0 नहीं होता है,
ऐसा बहुत सारा एंगल्स है जहां पर sin x 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल sin 0 तो 0 हुआ ही, और क्या हो सकता है पाई, sin पाई का वैल्यू यानी कि sin 180 डिग्री का वैल्यू जो है वो भी 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर पाई के बाद नेक्स्ट जो आया वो बेसिकली आया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है ना, डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। तो इन सारे वैल्यूज पे sin x जो है वो 0 हो जाता है। इन सारे वैल्यूज पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सारे वैल्यूज पे बेसिकली साइन जो है वो 0 हो जाता है। जब हम लोग x = 0 लिए तब तो बेसिकली वो उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब जनरल सोल्यूशन जब निकालना होगा तो हम लोग को इन सारे सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, कैसे निकालेंगे? तो इन सारे सॉल्यूशंस को हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम लोग इन सारे सॉल्यूशंस को एक जनरलाइज्ड वे में एक्सप्रेस करेंगे तब हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x = 0, हम लोग देख सकते हैं हर पाई का मल्टीपल पे, हर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे sin x जो वो 0 हो जा रहा है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x = n पाई, ठीक है, where n belongs to some integer, ठीक है ना। देख सकते हैं कि हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin x जो है वो 0 हो जा रहा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन को हम लोग n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे n बेसिकली एक इंटीजर है। अगर n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, मतलब n अगर एक इंटीजर है तो ये n पाई जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे sin जो है वो 0 हो जाता है। तो ये जो आया x = n पाई, ये बेसिकली एक जनरल सॉल्यूशन हो गया है ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x = 0। तो जब हम लोग ये सॉल्यूशन लिखेंगे sin x = 0 का, साथ ही साथ हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा बगल में where n belongs to z। अगर ये नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर n जो है वो बेसिकली इंटीजर है, क्लियर। तो ये sin x = 0 का जनरल सॉल्यूशन निकला x = n पाई। सिमिलरली अगर हम लोग और एक केस अगर ले, सिमिलरली सेकंड केस अगर हम लोग ले sin x = 1, ठीक है ना। तो sin x = 1 जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या सॉल्यूशन क्लिक करेगा? सबसे पहले जो सॉल्यूशन जो दिमाग में जो क्लिक करेगा वो है π/2, π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। sin 90 डिग्री जो है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो sin x = 1 जब दे देगा तो सबसे पहले जो दिमाग में जो सॉल्यूशन क्लिक करेगा वो बेसिकली क्या आएगा? वो सिंपली आएगा π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। लेकिन सिर्फ π/2 ऐसा x का वैल्यू नहीं है जहां पे sin x 1 हो जाता है। ऐसा बहुत सारा x का वैल्यू पॉसिबल है जहां पे sin x जो 1 हो जाएगा। दैट मींस sin x = 1 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ठीक इसकी तरह एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनफैक्ट इसका भी ठीक इसकी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो उन सारे सॉल्यूशंस को एक जनरलाइज्ड वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या सॉल्यूशन हो रहा है? जैसे x = π/2 तो पहले है ही, फिर उसके बाद 2 पाई प्लस π/2, ठीक है ना, 2 पाई प्लस π/2 ये भी इसका बेसिकली एक सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 4 पाई प्लस π/2, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली चलते जा रहा है, ठीक है ना। 2 पाई प्लस π/2 मतलब 360 प्लस 90। सो 360 पे एक सर्कल कंप्लीट हुआ, प्लस 90 के तो अगेन हम लोग वहीं पे आ गए, 90 की जगह पे आ गए। तो sin 360 प्लस 90 जो है ये भी sin 90 ही होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली x आया। तो इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 2 पाई का मल्टीपल है, उसके साथ π/2 ऐड हो रहा है, तो सिंपली हो जाएगा ना ये 2n पाई प्लस π/2 when n belongs to z। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये लिखना बहुत जरूरी है, n belongs to z, ठीक है ना। तो sin x = 1 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सिंपली हो जाएगा x = 2n पाई प्लस π/2। सिमिलरली sin x = -1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा sin x = -1 का? ये तो हो गया माइनस sin π/2, ठीक है ना। दैट मींस ये सिंपली हो जाएगा sin ऑफ -π/2, ऐसा आ जाएगा। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन जो दिमाग में क्लिक कर रहा है वो है -π/2 बेसिकली हो रहा है,
लेकिन सिर्फ -π/2 सोल्यूशन नहीं होता है sin x इक्वल टू -1 का, इसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। एक तो ये -π/2 हुआ, एक हो गया 2π - π/2, एक हुआ 2π प्लस एक हुआ 4π - π/2, एक हुआ 6π - π/2। इस तरीके से बेसिकली चलते जा रहा है। तो sin x इक्वल टू -1 का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? sin x इक्वल टू -1 का जो जनरल सोल्यूशन हो रहा है वो हो जा रहा है x इक्वल टू 2nπ - π/2 where n belongs to z। 1 के केस में 2nπ प्लस π/2 था, -1 के केस में 2nπ - π/2 है। ठीक है ना? तो ये जो है ये sin x इक्वल टू -1 का जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना? ये sin x इक्वल टू -1 का ये जनरल सोल्यूशन आ गया। क्लियर? तो ये 3 केस हुआ। अब हम लोग जाते हैं चौथे केस की ओर जाते हैं। मान लो 0, 1 और -1 के छोड़कर कोई दूसरा वैल्यू कर दिया हुआ है। जैसे मान लो कि sin x इक्वल टू हाफ अगर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो से सपोज हम लोग को एक ऐसा x का वैल्यू दिया हुआ है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा है। ठीक है ना? 0, 1 और -1 को छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना? 0, 1 और -1 को छोड़ के 0, 1 और -1 का तो केस देख लिए, लेकिन sin x का वैल्यू इन सबको छोड़ के भी और बहुत सारा हो सकता है। प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस 3/2, प्लस 1/2, माइनस 1/2, बहुत सारा हो सकता है। तो मान लो ऐसे ही हम लोग को एक सोल्यूशन दिया, कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अल्फा। ठीक है ना? जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अल्फा। तो सबसे पहले जो दिमाग में जो क्लिक करेगा इसका सॉल्यूशन वो क्या होगा कि x का वैल्यू जो वो अल्फा हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ अल्फा इसका सॉल्यूशन है? नहीं, अल्फा के साथ पाई माइनस अल्फा ये भी बेसिकली पॉसिबल होगा। sin पाई माइनस अल्फा यानी कि sin 180 माइनस अल्फा। एक तो 180 है, 180 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो sin में ही लाइक रहेगा। और 180 माइनस अल्फा जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली sin अल्फा के इक्वल ही आएगा। अच्छा, उसके बाद हो गया ये 2π प्लस अल्फा। यहाँ पे 2π माइनस अल्फा करने से नहीं चलेगा, क्योंकि 2π माइनस अल्फा जब करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है। 2π प्लस अल्फा अगर करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है ना? सिमिलर वे में 3π माइनस अल्फा, ऐसा ही हो रहा है। तो ध्यान से अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है तो वहां पे माइनस हो रहा है, और इवन मल्टीपल पे प्लस हो रहा है। 2 बेसिकली गिवन नंबर है, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे प्लस होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे माइनस होगा। तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज वे में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? ये सिंपली हो जाएगा x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना? वेयर n बिलोंग्स टू z। देख सकते हैं कि जब n एक इवन इंटीजर होगा तब ये ऑटोमेटिकली -1 टू द पावर इवन नंबर ये ऑटोमेटिकली प्लस में रह जाएगा। लेकिन n जब ऑड होगा तो -1 की पावर में ऑड होने से माइनस रह जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये sin x इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? सो sin x इक्वल टू पहले था sin x इक्वल टू 0 का था, उसका था x इक्वल टू nπ। उसके बाद आया sin x इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2। नेक्स्ट आया sin x इक्वल टू -1, इसका आया x इक्वल टू 2nπ माइनस π/2। और उसके बाद फोर्थली आया sin x इक्वल टू sin अल्फा, माने 0, 1 और -1 को छोड़कर कोई और अगर दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा x इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ऐसे ही इसका ये जनरल सॉल्यूशन हो जा रहा है। ये साइन का केस था। अब हम लोग कॉस के केस में जाते हैं। cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? नेक्स्ट आया बेसिकली, सॉरी फोर्थ केस नहीं, फिफ्थ केस। ओके, सो cos x इज इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 जब बोलेंगे तब सबसे पहले क्या सॉल्यूशन क्लिक करेगा दिमाग में?
cos x इक्वल टू 0 जब बोलेंगे तो सबसे पहले जो सोल्यूशन जो दिमाग में आएगा वो बेसिकली होगा 90 डिग्री, दैट मींस पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ 90 डिग्री पे साइन cos 0 नहीं होता है, ठीक है ना। 270 डिग्री में भी cos 0 होता है, 450 डिग्री में भी cos 0 होता है, ठीक है ना। सो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो देख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक है ना, सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ये 3 इंटू पाई बाई 2, 3 एक ऑड नंबर है। ये 5 पाई बाई 2, 5 एक ऑड नंबर है। ये 1 इंटू पाई बाई 2 ऑड नंबर है 1, ठीक है ना। सो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे cos 0 हो जाता है। सो दैट मींस इसका अगर हम लोग जनरल सोल्यूशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये cos x = 0 का जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। n बेसिकली एक इंटीजर है, n इंटीजर होने के कारण 2n जो है ये इवन नंबर आ जाएगा, और इस इवन नंबर के साथ जब हम लोग +1 कर दिए तो ये बेसिकली एक ऑड नंबर हो जाएगा। दैट मींस ये 2n + 1 पाई बाई 2 जो है ये एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जा रहा है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 हो जाता है, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये cos x = 0 का केस था। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो आया cos x = 1। तो cos का वैल्यू 1 कहां पर होता है, 0 डिग्री। cos 0 जो होता है वो बेसिकली वो 1 होता है, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, x बेसिकली 0 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 0 पे cos 0 1 नहीं होता है, ठीक है ना। cos 1 कहां पे होता है, वापस 0 के बाद घूम के जब वापस 360 डिग्री जो होगा, 360 डिग्री 0 डिग्री के बराबर ही हो जाता है, 720, ठीक है ना। मतलब 2 पाई का जो मल्टीपल हो रहा है वहां पे बेसिकली हो जा रहा है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे बेसिकली cos का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है, क्योंकि ये सब घूम फिर के वहीं पे पूरा रोटेशन कंप्लीट करके 0 डिग्री के बराबर ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि सबका सब बेसिकली 2 पाई का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x = 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये बेसिकली 2 पाई का मल्टीपल है ये, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू z लिखना बहुत जरूरी है, तो ये 2 पाई का मल्टीपल है। तो इन सारे x के वैल्यू पे cos जो बेसिकली = 1 हो जाता है, क्लियर। तो ये cos x = 1 का जनरल सॉल्यूशन आया। सातवां जो केस आया वो है cos x = -1। cos x का वैल्यू -1 कहां पर होता है, 180 डिग्री पे। cos 180 जो होता है वो -1 होता है, दैट मींस पाई रेडियन, ठीक है ना। लेकिन क्या सिर्फ पाई पे ही बेसिकली cos -1 होता है, नहीं। अगेन 2 पाई + पाई, 4 पाई + पाई, इन सब पे cos जो है बेसिकली =-1 हो जाता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2n पाई + पाई, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग पाई को अगर कॉमन ले ले तो ये 2n + 1 पाई हो जाएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे भी n जो बेसिकली एक इंटीजर है, ठीक है। सो n बिलोंग्स टू z, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया cos x = -1 का। सो cos x = 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x = some odd multiple of pi by 2, that means 2n + 1 pi by 2 where n belongs to z। cos x = 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x = 2n pi where n belongs to z। और cos x = -1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x = 2n + 1 whole into pi, ठीक है ना। नेक्स्ट 0, 1 और -1 को छोड़ के कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको पता है, ठीक है ना। 0, 1 और -1 को छोड़ के कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है cos x का जिसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है, तब उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। से सपोज आठवां केस में हम लोग को एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ है cos x का जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा है, ठीक है ना। से सपोज हम लोग को cos x का एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको पता है कि वो अल्फा है, तब इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिमाग में जो क्लिक करेगा इसका सॉल्यूशन वो क्या होगा, वो हो जाएगा x = अल्फा आएगा। लेकिन क्या सिर्फ अल्फा हो सकता है, नहीं, -अल्फा भी हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में कि cos और sec के केस में अगर एंगल अगर नेगेटिव हो तो गायब हो जाता है, मतलब cos और -थीटा जो वो cos थीटा के बराबर ही होता है। तो
तो cos अल्फा लिखे कि cos ऑफ माइनस अल्फा लिखे, एक ही बात होगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस अल्फा जो है वो भी cos अल्फा हो जाएगा। ऐसा सिर्फ cos और sec के लिए होता है कि माइनस साइन गायब हो जाता है। cos ऑफ माइनस अल्फा इज सेम एज cos अल्फा। कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता cos sec को छोड़कर, जैसे sin अगर होता, तो sin ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, वो माइनस साइन अल्फा हो जाता है। tan ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, वो माइनस tan अल्फा हो जाता है। बट cos ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, वो cos अल्फा ही होता है। तो जो cos अल्फा का वैल्यू होगा वही cos ऑफ माइनस अल्फा का वैल्यू भी होगा। तो मतलब माइनस अल्फा भी एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा cos अल्फा ही हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई माइनस अल्फा, इस तरीके से बेसिकली चलते जाएगा। सो दैट मींस इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्लस अल्फा भी हो सकता है, माइनस अल्फा भी हो सकता है, देख सकते हैं प्लस भी एप्लीकेबल है, माइनस भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, ये cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हो गया है, वेयर n बिलोंग्स टू z। बी केयरफुल, ये लिखना बहुत जरूरी है हर सवाल में कि n बिलोंग्स टू z। तो ये cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आया tan x का केस। tan x इज इक्वल टू 0 के लिए तो कुछ अलग बात नहीं है। tan x कब 0 होता है, जब sin x 0 होगा। तो अगर tan x इज इक्वल टू 0 कर दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली tan x की जगह हम लोग sin x इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। क्यों, tan क्या होता है, tan होता है sin बाई cos। सो tan x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, sin x बाई cos x इज इक्वल टू 0। सो cos x अगर उधर ले गए तो 0 into cos x तो 0 हो गया, दैट मींस sin x 0 हो जाएगा। और उसका जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू n पाई। सो tan x इक्वल टू 0 का भी जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई ही होगा। हम लोग 0 को छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अल्फा। से सपोज हम लोग को tan x इक्वल टू सम वैल्यू दिया हुआ है जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है अल्फा, ठीक है ना। तब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू जो है, जो सबसे पहले दिमाग में जो क्लिक करेगा वो है अल्फा। तो x इक्वल टू अल्फा हो सकता है। और क्या हो सकता है x का वैल्यू, x का वैल्यू पाई प्लस अल्फा हो सकता है, ठीक है ना। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। प्लस अल्फा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे जहां पे tan पॉजिटिव होता है। सो tan पाई प्लस अल्फा इज सेम एज tan अल्फा। पाई है मतलब 180 डिग्री, दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल 90 पे tan में रहेगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए tan पाई प्लस अल्फा tan अल्फा ही होगा। उसके बाद 2 पाई प्लस अल्फा, ऐसा बेसिकली चलते जाएगा। तो दैट मींस इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ऐसा हो जा रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू z। सो tan x के लिए सिर्फ एक ही केस है, ठीक है ना। tan x इज इक्वल टू 0 का जो केस है वो sin x इज इक्वल टू 0 की तरह ही हो जाएगा। और जहां तक बात है tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1 का, तो वो हम लोग इसी से ले सकते हैं। जब tan x इक्वल टू 1 देगा तब अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा। जब tan x इक्वल टू माइनस 1 देगा तब अल्फा का वैल्यू हम लोग माइनस पाई बाई 4 ले सकते हैं। आखिरी केस इसमें क्या बचा, आखिरी केस इसमें बचा जब हम लोग को इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c, ठीक है ना। जब इस फॉर्म में जब हम लोग को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तब हम लोग सबसे पहले a को r cos अल्फा से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड b को r sin अल्फा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर r और अल्फा दो कांस्टेंट्स हैं जिनका वैल्यू हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं, दोनों को स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ना r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही आ जाएगा। सो दोनों में r स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, ये सिंपली हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो गया। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये तो 1 हो जाता है, दैट मींस ये सिंपली r स्क्वायर हो गया। यानी कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r तो हो गया ना रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को r का वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, b बाई a। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे b बाई a तो क्या आएगा, ये तो आएगा ना r sin अल्फा होल डिवाइडेड बाई r cos अल्फा, ऐसा आ जाएगा। सो r का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यानी कि tan अल्फा क्या हो गया b बाई a। तो यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। अल्फा ऑब्वियसली हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जब ये ऐसा आ गया, ठीक है ना, हम लोग ए और बी की जगह ये पुट कर देंगे आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा ना आर कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग आर को कॉमन ले ले रहे हैं, क्या हो गया ये तो हो गया ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू सी। क्या हो जाता है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, ये सिंपली cos of x minus alpha ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू सी। सो दैट मींस cos of x minus alpha क्या हो गया, दैट मींस cos of x minus alpha क्या हो गया, ये तो हो गया ना c by r, दैट मींस ये हो गया c by रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा आ गया। r जो था वो बेसिकली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, ठीक है ना। से सपोज इसका हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है बीटा है, ठीक है ना। से सपोज इस इक्वेशन का हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है कि वो बीटा है, सो दैट मींस x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, cos x इक्वल टू cos अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन था वो था x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, ऐसा बेसिकली था वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो वैसे ही cos ऑफ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा, ऐसा बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है ना। cos ऑफ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा ऐसा दिया हुआ है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो तो समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा x माइनस अल्फा, ठीक उसकी तरह 2n पाई सॉरी नॉट 2n पाई प्लस माइनस बीटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ अल्फा हम लोग यूज किया, ठीक है ना। तो वैसे ही cos ऑफ x माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा दिया हुआ है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, ऐसा हो जाएगा। सो दैट मींस x का वैल्यू क्या निकलेगा, अल्फा को उधर ही जाना पड़ेगा, तो प्लस अल्फा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।